ठीक है, 2 to 9 का हम लोग पढ़ रहे हैं अभी एग्जाम पर्पज से, मतलब क्विक रिवीजन आप लोग बोल लो। वैसे तो 2 to 9 मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज है मुझे, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज में मैं थोड़ी सी हेजिटेट करती हूँ। तो लेकिन फिर भी मुझे जितना आता है मैं उतना आप लोग को बता देती हूँ, ठीक है। तो यूनिट 1 जो है इसमें ये थोड़ा ब्लॉक 1 जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि इसके बाद वाले जो ब्लॉक्स हैं, यानी कि ब्लॉक 2 है भी नहीं है, है। हाँ तो ब्लॉक 2 जो है ना वो थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल होगा आपको समझने में, ब्लॉक 1 के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से, जो मैंने एनालाइज किया जैसा मुझे लगता था। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो सबसे पहला आपका पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बार आ रखा है, रिपीट हो रखा है, और क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे ही आएगा कि ऑटोमेशन क्या होता है और इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके पेज नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, इन तीनों में से बेसिकली एक क्वेश्चन 5 नंबर में आपका पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो सिर्फ ऑटोमेशन है और नीड है, तो वो कम आता है क्योंकि वो सबको आते रहते हैं। हाँ मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ सनी, आप सुनते जाओ कि क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ूंगी तो इसके बाद वाला इम्पोर्टेंट बताऊंगी। तो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम और लाइब्रेरी ऑटोमेशन, और इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन में दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर जो है ये आपको पेज नंबर 6 पे मिल जाता है, ठीक है। दिखा दिखा डायग्राम भी दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो, तो ऑटोमेटेड सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा। कल रात में क्लास ली है। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप सिर्फ कंप्यूटर के बेस पे नहीं बोल सकते हो, आप कंप्यूटर पे अगर मान लो टाइपिंग कर रहे हो तो वो आपका, अगर टाइपिंग वर्क कर रहे हो तो वो ऑटोमेशन नहीं है, ठीक है। अगर देखो मेरा मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, नीड फंक्शन आप खुद करके आ जाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो और नीड पर्पस आप लोग खुद मैनेज कर देना, ठीक है, जो भी है। तो जो ऑटोमेशन है बेसिकली ये, जो कोई काम हम पहले मैनुअली हाथ से कर रहे थे, ठीक है, अब उसको छोड़ के अब हम किसी मशीन के यूज से कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर है चाहे वो कुछ भी है, कोई भी मशीन है, उसके जगह हमारी जगह मशीन ने वो वर्क करना स्टार्ट कर दिया, या हम मशीन के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं बेसिकली, उस काम को करने में सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, तो वो आपका ऑटोमेशन हो जाएगा। काम, ओनली काम, ठीक है। लाइब्रेरी का जो काम है उसको आप क्या करते हो, ऑटोमेशन के थ्रू करते हो, ठीक है। और इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम क्या होता है, कि इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में आप अपने लाइब्रेरी के काम को करने के लिए बेसिकली आप सॉफ्टवेयर लेके आ जाते हो, और उस सॉफ्टवेयर पर आपकी पूरी लाइब्रेरी का काम होता है, ठीक है। पूरी लाइब्रेरी का काम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, यानी कि पूरी लाइब्रेरी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटीग्रेटेड है, यानी कि कनेक्टेड है बेसिकली। तो वो आपकी हो जाती है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। और ऑटोमेशन क्या है, जरूरी नहीं है कि आपकी पूरी लाइब्रेरी ऑटोमेटेड हो सकता है आप सिर्फ सर्कुलेशन मशीन बेस्ड कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप सिर्फ टेक्नोलॉजी यानी कि कैटलॉगिंग कर रहे हो, मतलब कोई एक आध या दो काम कर रहे हो। लेकिन इंटीग्रेटेड में क्या होती है कि आपकी पूरी लाइब्रेरी की काम जो होती है वो सर्वर के थ्रू होती है, मशीन्स के थ्रू होती है, वेबसाइट्स के थ्रू होती है, और सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है बेसिकली। क्लियर है।
ILS में क्या होता है कि इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन सिस्टम, यानी कि पूरी लाइब्रेरी का जो काम है, जितने भी काम हैं वो सारे आपको एक सर्वर के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग मशीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक सॉफ्टवेयर, यानी कि एक सॉफ्टवेयर आप एक सर्वर लगाओगे, एक सॉफ्टवेयर लगाओगे, और उस सॉफ्टवेयर से एक सर्वर के थ्रू आपकी पूरी लाइब्रेरी जो होगी वो कनेक्टेड हो जाएगी। यानी कि जो एक्विजिशन में चल रहा होगा वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट चेक कर सकता है कि एक्विजिशन वाला क्या काम कर रहा है, सर्कुलेशन वाला क्या काम कर रहा है। यानी कि पूरी लाइब्रेरी कनेक्टेड हो जाएगी और उसका सर्वर सिर्फ एक होगा। ठीक है, सर्व उसको एक करेगा, और जहां से क्या होगा, सारी चीजें आप चेक भी कर सकता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाला चेक भी कर सकता है कि कहाँ पे कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना काम हुआ है। और ऑटोमेशन इज सिंपली कि कोई काम आप मैनुअली कर रहे थे उसको आप मशीन पे कर रहे हो। इसका कोई मैटर नहीं कर रहा है कि आप अलग अलग सर्वर पे कर रहे हो या एक ही सर्वर से कर रहे हो या कैसे कर रहे हो। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। पूरा चैप्टर इसी पे बेस है। बोलो, समझ में आया? ठीक है, तो अब जो करेंटली जो प्रोसेस चल रहा है वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो है ना, इंटीग्रेटेड ही चल रही है। ठीक है, कभी जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन हुआ करती थी पहले एक 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 दो काम के लिए करवाया जाता था, लेकिन अब इंटीग्रेटेड ही हो रही है। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? अब देखो, अभी कल आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा लाइब्रेरी के अंदर काम क्या क्या होते हैं। एक्विजिशन का काम होता है, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल्स। ठीक है, इंटर लाइब्रेरी लोन। सीरियल्स कंट्रोल होते हैं जो आपके बुक्स बुक्स नहीं, सॉरी, सीरियल्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? कोई बता सकता है? कंचन? हम्म। हाँ, जर्नल्स। हाँ, सीरियल्स का मतलब होता है सीरियल वाइज जो आती है, एक डेफिनेट टाइम पे आती है, उनको बेसिकली सीरियल्स कहते हैं। periodicals, सीरियल्स, periodicals, जर्नल्स, मैगजीन्स इसकी कैटेगरी है। इन सारे जो चीज़ों का बेसिकली इसके अंदर जो जर्नल्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जर्नल्स हमारे रिसर्चर के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो जर्नल्स के अंदर हम जर्नल पे ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन मैगजीन्स भी हो गई आपकी, उसके बाद आपकी जो भी चीज़ें एनुअली एक डेफिनेट पीरियड पे आती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो वो सीरियल कंट्रोल हो गया, यानी कि जर्नल एक्सेस कर रहा है कोई तो वो सीरियल कंट्रोल से कर पाएगा, या जर्नल आप खरीद रहे हो तो सीरियल कंट्रोल पे जाके वो खरीद सकता है। ठीक है, सब। हम्म। तो इससे आप क्या करते हो, जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया और उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवा लिया। अब उस सॉफ्टवेयर से उस सर्वर के थ्रू जहाँ पे आपने उसको करवाया, उस सर्वर से आप बाकी जितने भी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर है उनको क्या कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो। यानी कि एक्विजिशन वाला कर देते हो, सर्कुलेशन वाला कनेक्ट कर देते हो, सबको कनेक्ट कर देते हो। यानी कि अब जहाँ पे जो काम आपको करना है, जैसे एक्विजिशन सेक्शन वाला होगा उसको एक्वायर करना है बुक, तो वो एक्विजिशन मॉड्यूल खोलेगा और अपना वहाँ पे एंट्री कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, कैटलॉगिंग वाला अपना खोलेगा, वहाँ पे कैटलॉग बना देगा। ठीक है, सर्कुलेशन वाला सर्कुलेट, जो भी सर्कुलेशन इशू रिटर्न करेगा वो कंप्यूटर के थ्रू कर देगा। ठीक है, बारकोड वगैरह वो सारे टेक्निकल सेक्शंस में हो जाएंगे। सीरियल कंट्रोल वाला क्या करेगा, जर्नल खरीदेगा और जर्नल अगर एक्सेस करवाना है तो यहीं से एक्सेस हो जाएगा, इसी पे वो डाल देगा, बेसिकली काम कर रहा है वो। ठीक है, उसके बाद इंटर लाइब्रेरी लोन्स आप ले सकते हो। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है तो आप क्या करोगे, एक दो दो या तीन लाइब्रेरी के साथ आप क्या कर सकते हो, अपने कैटलॉग को शेयर कर सकते हो, यूनियन कैटलॉग प्रोवाइड कर सकते हो। इंटर लाइब्रेरी लोन देने में आपको आसानी हो जाएगी। रिपोर्ट एंड यूटिलिटीज, अगर रिपोर्ट लेनी है, अथॉरिटी को रिपोर्ट लेनी है तो भी वो क्या कर सकता है, सारी रिपोर्ट्स देख सकता है। एक्विजिशन में क्या काम कर रहा है, सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, सीरियल कंट्रोल में आज कितना काम हुआ है, सारी डिटेल उसके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, और लाइब्रेरियन देख रहे हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का आपको मिल रहा है, यहाँ से लाइब्रेरियन जो है देख रहा है सब कुछ टुकुर टुकुर, देख रहे हो? डायग्राम देखो, डायग्राम पेज नंबर 6 पे है ना। तो यहाँ लाइब्रेरियन दिख रहा है, और उसके बाद ये सारे काम आपने कर दिया। ठीक है, कैटलॉगिंग कर दी, सारी चीजें कर दी। कैटलॉगिंग करने के बाद आप क्या कर देते हो, ओपेक प्रोवाइड कर देते हो। ओपेक यानी कि
इसी सर्वर के थ्रू आपका क्या होता है, ओपेक भी प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। यानी कि ओपेक क्या होती है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। यानी कि आपने क्या किया, कुछ कंप्यूटर आपने रख दिए, जहाँ से क्या होगा, यूजर जो है सर्च करेगा अपने आइटम को, वो कंप्यूटर पे जाएगा और सिंपली जैसे गूगल में सर्च करता है ना, वैसे सर्च कर लेगा, अपनी बुक टाइप करेगा वहाँ पे, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, वहाँ पे आपने ओपेक की फैसिलिटी दे दी। अब ओपेक पे वो जाके और सीधे अपनी टाइटल को चेक करेगा कि उसको जो भी बुक चाहिए होगा उसका टाइटल डालेगा या ऑथर डालेगा, और उसको बुक सजेशंस आ जाएंगी, क्योंकि आपने कैटलॉगिंग कर रखी है ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर पे। तो जितनी भी कैटलॉगिंग हो रखी होगी उस ऑथर या उस टाइटल से, वो सारी उसको शो करने लगेगी, और उसको जो भी चाहिए होगा उस पर वो देख लेगा उसका कॉल नंबर क्या है, वो बुक में जाके और सर्च कर लेगा। समझ रहे हो? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ठीक है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन को डिफाइन करने के बाद आप ये लिख लोगे कि प्रेजेंटली लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो है वो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम की तरह ही काम कर रही है, सेपरेटली कोई काम नहीं करती है। ठीक है। तो ये काम किस किस के लिए होती है, ये थोड़ा सा याद रखना। हाउसकीपिंग ऑपरेशंस के लिए होती हैं, हाउसकीपिंग यानी कि लाइब्रेरी वर्क के लिए, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन यानी कि पुरानी से पुरानी इंफॉर्मेशन आप निकाल पाओगे। और एक होता है ऑन द फ्लाई इंटीग्रेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल विद ओपन डाटा सेट, ठीक है। ये 3 काम होते हैं, इसको थोड़ा सा आप याद करके चले जाना और लिख देना, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन का क्वेश्चन आता है, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, 3 नंबर वर्क जो बताए हैं वो पेज नंबर 7 पे है। हम्म, ठीक है, इसको लिख लो आप लोग। अब मैं हूँ पेज नंबर 8 पे, इवोल्यूशंस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आप ना यहाँ से कर लेना, प्री कंप्यूटर एरा से लेके और आप द फिफ्थ ऑटोमेशन एज तक कर लेना, ठीक है। अगर उसके बाद भी आप करना चाहते हो 36 69 में क्या हुआ, तो थोड़ा सा आप कर लेना। अब इसके अंदर क्या क्या है, ये आती है, इवोल्यूशन आ जाती है लाइब्रेरी ऑटोमेशन की, तो इसको कर लेना, छोड़ना मत, बहुत आसान है। पहली होती थी प्री कंप्यूटर एरा, यानी कि जब एरा नहीं, प्री कंप्यूटर एरा यानी कि जबकि कंप्यूटर नहीं होते थे, तो खाली रिकॉर्डेड आइटम्स होते थे। फिर ऑफलाइन कंप्यूटराइजेशन आ गए, उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम आ गए 1970 तक। फिर माइक्रो कंप्यूटर्स आ गए, उसके बाद पीसीज आ गए, सीडी रोम आ गए, ठीक है। ये सारी चीज़ आप पढ़ लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद फर्स्ट ऑटोमेशन एज है, इवोल्यूशन क्या हुआ, ये सारी पहले कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ऑटोमेशन का इवोल्यूशन हुआ। तो जैसे फर्स्ट ऑटोमेशन है, इसमें की पॉइंट पकड़ना कि फर्स्ट में क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था। जैसे एग्जांपल, जो फर्स्ट ऑटोमेशन एज है इसमें जो होती थी, ऑपरेशन बाय यूटिलाइजिंग एदर कमर्शियल ऑटोमेशन पैकेज और सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन हाउस, ठीक है। जो कमर्शियल ऑटोमेशन पैकेज मिलता था, कमर्शियल मतलब हाँ पेड, मतलब पैसे दे के आप सॉफ्टवेयर खरीद सकते थे फर्स्ट ऑटोमेशन एज में, और उसको आप क्या कर सकते थे, वहां से कैटलॉगिंग और जो भी आपकी ऑटोमेशन है वो आप कर सकते थे, ऑटोमेशन वर्क कर सकते थे। उसके बाद द सेकेंड ऑटोमेशन में एज में क्या हुआ कि पब्लिक एक्सेस यानी कि ओपेक आ गई, ठीक है। तो उसके बाद ओपेक भी हमारी क्या होने लगी, ट्रेडिशनल कैटलॉग को इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और ओपेक के थ्रू क्या होने लगी, सर्चिंग टेक्नोलॉजी आ गई, सर्च होने लगी, ठीक है। फर्स्ट में ओपेक नहीं थी, सेकंड में ओपेक आ गई है, ठीक है। उसके बाद यूनियन कैटलॉग, रिसोर्स शेयरिंग, नेटवर्क, ये सारी चीज़ें सेकेंड एज में आपकी आ गई। थर्ड में क्या था, फुल टेक्स्ट एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन हाई स्पीड कम्युनिकेशन चैनल। इसके बाद ऑटोमेशन एज में क्या हुआ, फुल टेक्स्ट एक्सेस भी होने लगा, यानी कि बुक्स वगैरह जो थी वो सब आपको इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे, बेसिकली सर्वर पे, सॉफ्टवेयर पे मिलना स्टार्ट होने लगी, ठीक है, वेबसाइट्स पे, इन सारी चीज़ों पे वो क्या होने लगी, बुक आपको फुल टेक्स्ट मिलने लगी, ठीक है। फोर्थ जनरल में क्या हुआ, नेटवर्क इन इवोल्यूशन एरा, इसके अंदर नेटवर्क्स आने लगे, डिजिटल लाइब्रेरी, मल्टीमीडिया डाटाबेस, वर्चुअल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे। तो यही की पॉइंट पकड़ने हैं, देख रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ना, बस की पॉइंट निकालना है, इनको पढ़ के जाना है और इसी को लिख देना है, और ये मोर देन इनफ होगा, ठीक है। फिफ्थ ऑटोमेशन एज में वेब 2.0 का कॉन्सेप्ट आ गया। वेब 2.0 क्या होती है, कौन बताएगा, कोई नहीं। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल, हम्म, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, रेलवे पे जो टिकट काटते हो, और ये सारी चीज़ें जो हैं वेब 2.0 की एग्जाम्पल है।
विकिपीडिया, सारे वेब 2.0 के एग्जाम्पल। उसके बाद आता है आपका, ये कर लोगे आप लोग इवोल्यूशन वाला, बहुत हिंट दे दिया मैंने। उसके बाद पेज नंबर 15 पे, फोर्थ में क्या बताया मैंने, लिखा है किसी ने? डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट इसमें आ गया। डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होती है, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है, 1 घंटे में निकल लूंगी मैं। नहीं नहीं नहीं। हम्म, हाँ हाँ, दोनों में देखो एक ही डिफरेंस है भाई। किसका माइक ऑन है? माइक बंद कर लो, डिस्टरबेंस हो रही है। रूपाली, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, देखो डिजिटल और वर्चुअल में एक ही कॉन्सेप्ट है। डिजिटल में आपकी लाइब्रेरी होती है, प्रॉपर लाइब्रेरी होती है, वहां पे डिजिटल सारी चीजें आपको वहां जाके एक्सेस करनी होगी, ठीक है। लेकिन वर्चुअल में आपकी लाइब्रेरी नहीं होती, आपको सब कुछ सर्वर पे मिल जाता है, ठीक है। आप घर बैठे बैठे उस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होती, वो सिर्फ ऑनलाइन ही आपको मिल सकती है। दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है। और डिजिटल लाइब्रेरी की लाइब्रेरी होती है, वहां पे जाके आप बुक एक्सेस कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर अधिकतर वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होती हैं वो आपको डिजिटल फॉर्म में ही मिलेगी, यानी कि इंटरनेट और इन सारी चीज़ों पे, उनके जो वेबसाइट्स हैं उन पे, और जहाँ पे उन्होंने डाल रखा है वहाँ से आप लॉग इन वगैरह करके और उनको आप देख पाते हो। कुछ बुक वो आपको अलाउ करते हैं कि आप डाउनलोड कर लो या फिर कुछ भी, लेकिन वो घर से आप मोस्टली जो डिजिटल लाइब्रेरी होती है वो घर से करने के लिए अलाउ नहीं करती हैं, और करती भी हैं तो बहुत कम करती है, सब नहीं करती। लेकिन वर्चुअल लाइब्रेरी अपनी सारी जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं वो आपको ऑन द सर्वर प्रोवाइड करते हैं। उनकी कोई लाइब्रेरी नहीं होती है, वॉल नहीं होती है लाइब्रेरी की, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 15 पे देखो, स्टेप्स ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, इसको भी करके चले जाना, ठीक है। स्टेप क्या होते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन करते वक्त, कौन कौन से स्टेप ध्यान में रखोगे? सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, हार्डवेयर सिलेक्शन, सॉफ्टवेयर कौन सा लोगे, ठीक है, हार्डवेयर कौन सा लोगे, साइट प्रिपरेशन, कौन से साइट पे आप डालोगे उसकी प्रिपरेशन करोगे, जनरल ट्रेनिंग, उनको चलाओगे कैसे उसकी ट्रेनिंग, कस्टमाइजेशन, कुछ आपको कस्टमाइज करवाना है, यानी कि कुछ आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो उसको कस्टमाइजेशन करवा सकते हो, प्रोसीजर डिफाइन करोगे, कमीशनिंग वगैरह और ये सारी चीज करोगे, तो दैट इज द प्रोसीजर, इसको याद करके चले जाना। उसके बाद लाइब्रेरी हाउस कीपिंग प्रोसीजर, अगर ऑपरेशन की बात करें तो ध्यान में रखना, पेज नंबर 17 अगर दिख रहा है आपको तो एक्विजिशन, एक्विजिशन में आप क्या करते हो? बुक सिलेक्ट, ऑर्डर, रिसीव एंड एक्सेशन, ये चार्ट याद कर लेना बेसिकली, तो आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी हाउस कीपिंग ऑपरेशन की। पेज नंबर 17 पे दिखा ऊपर में, एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, यूज, मेंटेनेंस दिखा, तो ये चार्ट याद कर लेना, तो हाउसकीपिंग आपकी क्लियर रहेगी कि हाउसकीपिंग में क्या क्या होता है। एक्विजिशन, उसमें बुक सिलेक्ट करते हो, बुक ऑर्डर करते हो, बुक रिसीव करते हो, बुक की एक्सेशन नंबर डालते हो। प्रोसेसिंग में बुक क्लासीफाई करते हो, बुक कैटलॉग करते हो, लेबल करते हो, सेल्विंग करते हो। और यूज़ यानी कि यूज़ में क्या करते हो, मतलब बुक का यूज़ करवाने के लिए आप क्या क्या उसमें करते हैं? लोकेट करते हैं बुक को, लैंड करते हैं, रिजर्व करते हैं, रिकॉल करते हैं, इंटर लाइब्रेरी लोन, फोटो कॉपी, इन सारी चीज़ में यूज़ वाली चीज़ में आ जाएगी ये। मेंटेनेंस में आप क्या करते हो? बाइंड, रिप्लेस एंड डिस्कार्ड, ठीक है। तो दैट इज द प्रोसीजर। उसके बाद आपका आता है पेज नंबर 18 पे, ट्रेडिशनल, ऑटोमेटेड एंड डिजिटल लाइब्रेरी, 3 एराज ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें, करके चले जाना। 5 नंबर में आया हुआ है, 5 नंबर में भी आया है, 4 नंबर में आया हुआ है। हाँ तो कर लेना, एक बार ध्यान रखना। ट्रेडिशनल, ऑटोमेटेड एंड डिजिटल, 3 एराज ऑफ लाइब्रेरी। ट्रेडिशनल मतलब क्या था? जब आपकी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी चलती थी वहां पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, सब प्रिंट वर्जन होता था, सब मैनुअली वर्क होता था। ऑटोमेटेड में क्या होने लगी कि आपके पास प्रिंट डॉक्यूमेंट तो सारी प्रिंट वगैरह थी, लेकिन आपके काम जो थे वो आसान हो गए थे। आप लाइब्रेरी के जितने भी काम थे वो आप
मशीन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते थे। और डिजिटल में क्या हुआ कि आप काम तो कर ही रहे थे ऑटोमेटेड में, लेकिन अब आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो भी आपको क्या होती थी, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, टेक्नोलॉजी पे ही मिल जाती थी, यानी कि कंप्यूटर्स पे मिल जाती हैं, या फिर इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आ गई, ई डॉक्यूमेंट्स आ गई सारी, ठीक है। यानी कि आप फुल टेक्स्ट यहाँ से क्या कर सकते थे, फुल टेक्स्ट एक्सेस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है तीनों का? हाँ, तो 5 नंबर में वही 2 पेज, ठीक है। 5 नंबर में 2 पेज, 2 पेज से कम मत लिखना। थोड़ा सा अगर पढ़ भी जाए, 2.5 से ज्यादा मत लिखना, और 2 से कम मत लिखना 5 में। यानी 2 ही रहने दो, 2 से ज्यादा मत बढ़ो। मैं तो यही बोलूंगी 2 तक आप कर लो, कर लेना। थोड़ी सी आगे अगर जा भी रही है तो 2.5 से ज्यादा मत ले जाना, ठीक है। 10 नंबर का आंसर मत बना देना, क्योंकि 10 में और 5 में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो 2 पेज में आप क्या करते हैं, 5 नंबर का करना, और 4 नंबर का क्वेश्चन 1 से 1.5 पेज ले जाना, ठीक है। हाँ, 4 नंबर का क्वेश्चन अगर 1 पेज में भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो, अदरवाइज 1.5 पेज। हाँ हर्षिता। अरे ये तो पढ़ लेना। अब इसमें मेटा डाटा, ओनली मेटा डाटा, इसमें क्या होता है, डिजिटल में मेटा डाटा एंड फुल टेक्स्ट दोनों यूज होता है, ठीक है। यूनिट 1 है, और इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ना टेक्निकल वर्ड है, उसको याद करना होगा आपको। ये जो ऑटोमेशन सिस्टम होता है वो Z39.50 स्टैंडर्ड फॉलो करता है, और डिजिटल जो होता है वो OAIPMH प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, इसको आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। ये मार्क वगैरह, CCF वगैरह यूज करता है ऑटोमेटेड में। आप क्या करते हो, कैटलॉगिंग करते हो, तो मार्क के थ्रू कैटलॉगिंग करते हो, CCF फॉलो करते हो, फॉर्मेट फॉलो करते हो। लेकिन जब आप मेटा डाटा को आप फुल टेक्स्ट डालते हो, मतलब किसी बुक को आप डिजिटल में कन्वर्ट जब करने लगते हो, तो आप कौन सा फॉर्मेट यूज करते हो, डबलिन कोर यूज करते हो, गिल्स यूज करते हो। तो ये सारी चीजें आपको याद करके जानी होंगी अगर डिफरेंस पूछता है तो, ठीक है। जितना याद रख सकते हो कर लो। अगर याद रखोगे ना तो ये आपको ऑटोमेशन और डिजिटल के डेफिनेशन लिखने में भी काम आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑटोमेटेड एंड डिजिटल में फर्क आता है, ट्रेडिशनल तीनों में फर्क आता है, ठीक है। अब इसमें से तो मैं इतना ही करके गई थी, ठीक है। हम्म, आ रखा है, आ रखा है क्या? ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा था भाई। क्या है ये, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी कि डेवलप्ड बाय डिफरेंट लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड ILS एक्सपर्ट्स आर गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू ट्रेस द रिसेंट डेवलपमेंट इन द ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक एसोसिएशन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड ILS के एक्सपर्ट यहाँ पे है। और ये क्या किस में लगे होते हैं कि ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम जो है इसमें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको करने में और उनको निकालने में लगे होते हैं, ठीक है। कि क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और क्या ये हुए हैं, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है, अगर आया हुआ है तो। सिंपल है, कुछ ज़्यादा ट्रिकी है नहीं। अगर डेवलपमेंट की बात करें RFP की, तो ये कैसे है, कंपोनेंट ऑफ RFP, मतलब क्या है कि पहले बैकग्राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइब्रेरी। जब आप कोई भी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम लगाने जा रहे हो तो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इतना ये आया हुआ है क्या RFP? आया है, ठीक है। तो इसमें से RFP क्या होती है ये कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप स्टेप ऑफ RFP कर लेना, सिंपल स्टेप है। क्या नीड क्या है, ठीक है। उसके बाद स्टडी आप करोगे, उसके बाद नीड को स्पेसिफाई करोगे। छोड़ो, इस पे इतना कर लोगे आप, कुछ है नहीं उसमें। उसके बाद ये ट्रेंड्स एंड फ्यूचर आ रखा है, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम ट्रेंड्स एंड फ्यूचर, ये आ रखा है एग्जाम में,
तो कुल मिला के यूनिट 1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर समझ के चलो कि यूनिट 1 से ही आ जाएगा। 10-20 नंबर नहीं बोल सकते, 15 नंबर मान के चलो यूनिट 1 में आ जाएगा। नहीं नहीं, 10 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं आता ना, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए इसके अंदर से, 5 और 4 के तो 5-4 9 नंबर तो पक्के ही हैं इसके, ठीक है, और 4 नंबर और लगा लो, 9-4 13, 13 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ट्रेंड क्या चल रहा है, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ये ट्रेंड चल रहा है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में आईसीटी आर्किटेक्चर स्टाइल दैट सपोर्ट द सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आईसीटी आर्किटेक्चर होता है जो कि आपके इंफॉर्मेशन फ्लो को सपोर्ट करता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम platform architecture, data structure, in short support sharing of services and data sets in heterogeneous information structure, ठीक है। सपोर्ट करती है आपको सर्विस को शेयरिंग करने में। तो सर्विस ओरिएंटेड यानी कि सर्विस रिलेटेड जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, उनको आपको चलाने में, सीमलेसली चलाने में, उनसे इंफॉर्मेशन फ्लो करने में ये आपको हेल्प करती है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी। तो सर्विस ओरिएंटेड हो गई। दूसरी आपकी हो जाती है क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। क्लाउड बेस्ड क्या होती है, जो आपने अभी इंटीग्रेटेड वाला पढ़ा है ना, कि एक सर्वर होगा और उस सर्वर पे जो होंगे सारे काम होंगे, और एक ही सर्वर प्रोवाइडर होगा और वहीं से सारे काम होंगे और सारी चीज़ वहीं पे मतलब रिट्रीव होगी, ठीक है। मान लो एक कंप्यूटर अगर ख़राब भी हो गया तो उसके जो भी प्रोग्रेस है वो आप दूसरे सर्वर से या दूसरे कंप्यूटर से स्टार्ट कर सकते हो। तो क्लाउड बेस्ड इज मतलब जैसे कि आपका क्या बोल सकते हैं हम, आप समझ लो आपका ईमेल, जैसे गूगल मेल होता है, वो क्या है, क्लाउड बेस्ड सर्विस है, कि मतलब उसका सर्वर कोई और है लेकिन काम आप अलग अलग लोग कर रहे हो और अलग अलग लोग की अलग अलग प्रायोरिटी है, सब कुछ है। लेकिन बाय चांस अगर आपका मिस हो गया, आपका फ़ोन गुम गया, तो आप दूसरे फ़ोन से भी अगर आप एक्सेस करोगे तो आपको वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। सिंपली क्लाउड बेस्ड सर्विस क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या करते हैं उसके अंदर ये पता है। तो गूगल का एग्जाम्पल आप याद रखना, कि अगर मान लो ईमेल है और ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपकी कहीं फ़ोन गुम भी हो जाती है तो भी आप दोबारा उसको एक्सेस कर पाते हो। क्यों एक्सेस कर पाते हो, क्योंकि उसका सर्वर प्रोवाइडर जो है वो एक है, क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग यूज़ हो रही है उसमें, क्लाउड बेस्ड सर्विस यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है, समझ रहे हो, बोलो। या फिर कोई और मेरे से अच्छा डिफाइन कर सकता है क्लाउड बेस्ड को, तो करो, कर सकता है कोई तो बताओ भाई, डरो नहीं। हम्म। बिल्कुल, ये सारी चीजें क्लाउड बेस्ड की ही एग्जांपल हैं। तो क्लास अब ना ऑटोमेशन में, हाँ, क्योंकि उसका ना जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो एक होता है। तो वही बात होती है कि ऑटोमेशन में भी यही बात है, कि आप क्लाउड बेस्ड करते हो, इसका मतलब है कि कहीं पे अगर कोई भी सेक्शन में कुछ गड़बड़ भी हो गई तो आप उसको क्या कर सकते हो, अदर किसी और कंप्यूटर से भी जाके उसको एक्सेस कर पाओगे। मान लो उसको करप्ट हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप दूसरे सिस्टम से या जहाँ से आपका मेन सर्वर है वहां से ही उसको बंद कर दोगे। जैसे कि अभी गूगल में आया था ना, एक लड़के ने निकाला था मिस्टेक, है ना। तो वो क्या हुआ था कि उसने बताया कि भाई आपके क्लाउड बेस्ड सर्विस में ना प्रॉब्लम है। तो उसने क्या किया, वहीं से उस सिस्टम को ऑफ कर दिया। बोलते हैं ना कि जहां से सर्वर है वहीं से। अब मान लो कि आपका एक कंप्यूटर करप्ट हो गया या फिर उसकी डिटेल किसी ने चुरा ली, तो फिर वो क्या करोगे आप, या फिर उसको दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर लोगे अगर करप्ट हो गया तो। दूसरी बात, अगर किसी ने चुरा लिया तो आप क्या करोगे, मेन सर्वर से ही उसको क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे, यानी कि वहां से आपकी डिटेल वहां से वापस जाएगी ही नहीं। तो क्लाउड बेस्ड सर्विस इस तरह से यूज होता है। और ये सारी चीज़ें जो फेसबुक वगैरह है, ये सारी चीज़ें ईमेल है, ये सारी चीज़ें क्लाउड बेस्ड सर्विस ही है, समझ रहे हो। अब एग्जैक्ट मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता है, एग्जैक्ट मुझे डेफिनेशन नहीं पता है, बट ये पता है कि होता क्या है इसके ऊपर, ठीक है। तो गूगल ड्राइव और इन सब का एग्जाम्पल आप याद रखना, तो आपको याद आ जाएगा कि क्लाउड बेस्ड ऑटोमेशन क्या होती है, ठीक है।
उसके बाद आता है आपका लिंक्ड ओपन डाटा। ये भी एक ट्रेंड है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। मतलब लिंक्ड होती हैं जो डाटाज होती है ना, उनकी लिंक होती है, जैसे वेबसाइट पे लिंक होती है, ठीक है, URI, HTTP, RDF, यानी कि ये सारी चीज़ों से लिंक होती है। एक प्रॉपर वेबसाइट्स आपको प्रोवाइड हो जाती है। लिंक आपको जैसे बोलते हैं ना, भाई इसकी लिंक दे दे, आप किसी भी चीज़ की लिंक प्रोवाइड कर देते हो। तो किस बदौलत कर पाते हो? लिंक ओपन डाटा की मदद से कर पाते हो, ठीक है। क्यों सृष्टि, आप कहाँ थे आज? अच्छा, ठीक है, कर दूंगी अपलोड, मैं देखूंगी। अगर आप लोग को दोबारा भी पढ़ना हो तो पढ़ लेना। आप में से कोई लोग करता है दोबारा? मेरे ख्याल से दोबारा कोई नहीं देखता मेरी वीडियो, इतनी कम यूज होती है ना मेरी यूट्यूब पे, मुझे अच्छा नहीं लगता ना कोई। अच्छा। हाँ, मतलब लाइक वगैरह भी नहीं करते ना, सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को ना, और लाइक करते हो ना, कुछ कमेंट वगैरह करते हो। अब वहां पे थैंक यू लिखते हो, इससे अच्छा तो मेरे चैनल पे थैंक यू लिख दो यार, थोड़ा सा इम्प्रेशन तो जाएगा। कुछ तो लिखो, कुछ तो लाइक कर दो, कुछ तो वो कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो बस। मैम इस ऐसा वीडियो तो मैंने देखा ही नहीं है, ताकि मतलब कोई और भी अगर आ रहा है ना तो कमेंट देख के वो पूरा वीडियो देख डाले। ठीक है। अभी रिकॉर्ड हो गया। ये रिकॉर्ड हो गया। मजाक कर रही हूँ, लेकिन यार लिखो, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है मेरे वीडियो से, थोड़ी सी भी, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि हाँ ये हेल्पफुल है मेरे लिए, तो प्लीज़ लाइक कर दो, है ना, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो। कोई पैसे तो जा नहीं रहे इसके। अगर मैं पैसे भी मांगती तो आप में से अधिकतर 50% लोग मेरे को पैसे दे के भी क्लास करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन इतना ही मांग रही हूँ मैं तो। कर लो, सपोर्ट कर दोगे मेरा तो क्या जाएगा आप लोग को। खैर कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इंफॉर्मेशन में सब ये जो आपको मैं बता रही हूँ ना, इनमें से एक आपका आ जाएगा 4 नंबर में पक्का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना। ट्रेंड तो आपका 5 नंबर में आ जाएगा, ट्रेंड के बारे में लिखने के लिए। तो उसमें देखो ट्रेंड 5 नंबर में आएगा, और इनमें आपकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ट्रेंड की यहाँ पे चर्चा कर रखी है। आप अगर 7 ट्रेंड के बारे में भी दो दो तीन तीन लाइन में लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इन 15 ट्रेंड में से ना 4 4 नंबर में से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे LOD हो गया, क्लाउड बेस्ड ऑटोमेशन हो गया, SOA हो गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन मैसअप आ रखा है। हम्म। हाँ, लक्ष्य बोलो। इंफॉर्मेशन मैसअप, हाँ, इंफॉर्मेशन मैसअप हो गया। उसके बाद 7 नंबर वाला इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस आ रखा है, पेपर में देख लेना आप, 4 नंबर में आ रखा है ये, ठीक है। ओपेक 2.0, ठीक है, इंटरनेट इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस, ओपेक 2.0। ओपेक 2.0 का मतलब क्या है कि यूजर जो था पहले सिर्फ बुक सर्च कर पाता था, लेकिन अब ओपेक के थ्रू यूजर क्या होता है, इंटरेक्ट कर पाता है। यूजर जो होते हैं लाइब्रेरी स्टाफ के थ्रू, स्टाफ से क्या कर पाते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाते, कोलाबरेट कर पाते, पार्टिसिपेट कर पाते उसके अंदर। अगर उनको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है तो ओपेक के थ्रू वो बता भी पाते हैं कि हमें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है या अच्छी नहीं लग रही है, या फिर उनको कोई हेल्प चाहिए होती है तो वो भी कर पाते हैं। तो इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस वो होता है, 4 नंबर में आ रखा है, जरूर कर लेना, ठीक है। इनमें से 7 आप कर लो जो 4 4 नंबर में आ रखे हैं, दोनों आपका हो जाएगा। ट्रेंड वाले का भी आंसर हो जाएगा, अगर 4 4 नंबर में आ रहा है तो वो भी हो जाएगा। तो इनमें से आपके जो है ना 4 4 नंबर में से ये क्वेश्चन आते हैं। इंट्रोपैरेबिलिटी कैपेबिलिटी ये भी आती है, 14 पॉइंट, पेज नंबर 40 पे। तो जो 4 4 नंबर में आ रखे वो मैंने आपको 2 3 बता दिए। 14 वाला आता है, 7 वाला आता है, इंफॉर्मेशन मैसअप आता है, ठीक है। वेब 2.0 कंप्लेंट्स ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका लिंक्ड ओपन डाटा आता है, ठीक है। क्लाउड बेस्ड सर्विस आती है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आती है, ठीक है। हो सकता है इनमें डिफरेंस भी पूछ ले, हो सकता है डायरेक्ट आपको बोल दे कि ट्रेंड बताओ, या फिर आपसे बोल सकता है कि इनमें से एक आपको डिफाइन करने के लिए बोल देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना। क्लियर है?
पढ़ना ना, इसको समझ आ जाएगा हर्षिता। इन्फॉर्मेशन मैसअप क्या होता है कि ये रिमिक्सिंग करने देता है आपको, डाटा को रिमिक्स करने देता है। जैसे कि म्यूजिक कैसे रिमिक्स करते हो आप, उसी तरह से डाटा, टेक्नोलॉजी, सर्विस, ये सारी चीजें क्या होती है, रिमिक्स होती हैं और दोबारा क्रिएट हो जाती हैं। देखो मेरे को भी ना जो पढ़ के समझ में आया ना वही मैं बता पाऊंगी। जैसे कि अमेजोन सर्विस हो गया, उसमें रिमिक्सिंग हो रखी है, विक्की बायोज है, इनमें रिमिक्सिंग हो रखी है। तो आप सोचो कि कैसे रिमिक्सिंग हो रखी है। कोई अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड से होगा ना तो मेरे से बेटर समझा पाएगा इसको। तो मुझे भी जितना पढ़ के समझ में आया ना मैं उतना ही बता रही हूँ आपको। इस इनमें से इंट्रोपैरेबिलिटी कैपेबिलिटीज हैं, ये कर लेना, ये आते हैं 4 नंबर में। ठीक है, तो इंट्रोपैरेबिलिटी क्या करती है, रेफर टू कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम और सिस्टम पार्ट। जो सिस्टम और सिस्टम पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन है, यानी लिंक है, यानी कि जो एक दूसरे के साथ मिलके वो काम कर पाते हैं, वो किसके वजह से कर पाते हैं, इंट्रोपैरेबिलिटी कैपेबिलिटीज की वजह से कर पाते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है, यानी कि जैसे कि एक सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम के साथ आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, या फिर मेरी सिस्टम आपकी लाइब्रेरी के सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, या मेरी सिस्टम जो है वेंडर के सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही है, यानी कि कम्युनिकेशन हो रही है हम लोग में, हमारे सिस्टम से उनके सिस्टम के थ्रू। तो और सिस्टम के पार्ट के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रही है वो जो होती है इंटरऑपरेबिलिटी कैपेबिलिटी से होती है। आप पढ़ना, ये समझ में आ जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें से जो सेल्फ चेक एक्सरसाइज के जो आंसर्स है ना उनको एक बार आप रीड करते चले जाना। ठीक है। और यहाँ पे 80 नंबर पे आपको समझा भी रखा है क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में अच्छे से। तो बुक से पढ़ने से अच्छा होता है कि आप सेल्फ चेक एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि बुक से आपको कम समझ में आती है, सेल्फ चेक एक्सरसाइज से फिर भी आपको बहुत कुछ आ जाएगा समझ। ठीक है, बोलो। समझ में आ रही है ना बातें? ठीक है, उसके बाद आता है आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्रोसेस। यानी कि अभी आपने सब कुछ कर लिया, सॉफ्टवेयर जान लिया, मतलब सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि क्या होती है ऑटोमेशन। और ये सारी आप ऑटोमेशन आप करोगे कैसे, क्या करोगे, तो ये वाली बात होती है। तो ऑटोमेशन क्या होती है, अलग अलग मैंने बताया ना सारे फंक्शन की अलग अलग ऑटोमेशन होती है, इंटीग्रेटेड करोगे तो सब साथ में होगी। ठीक है। तो ऑटोमेशन का मतलब आपका लाइब्रेरी वर्कफ्लो, एक्विजिशन सब सिस्टम, इनके लिए आप करते हो, लाइब्रेरी वर्क फ्लो के लिए करते हो, उसमें उसके अंदर आपका एक्विजिशन के लिए करते हो, डॉक्यूमेंट सीरियल कंट्रोल और सर्कुलेशन, इनके लिए बेसिकली आप क्या करते हो, ऑटोमेशन का यूज़ करते हो। अब कैसे कैसे यूज़ करते हो ये आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि सिंपली देखो, इतना अब याद रखोगे या वो करोगे तो उससे अच्छा है कि सारे सॉफ्टवेयर में अलग अलग पढ़ोगे, इससे अच्छा एक जगह पढ़ लो और उसी को आप यूज़ करो। कि इसमें भी यही होता है, सारे जो सॉफ्टवेयर है ना वो हमें सेम ही ऑटोमेशन सब सिस्टम देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है सब सिस्टम लाइब्रेरी वर्क फ्लो ऑफ सिस्टम अप्रोच, यहाँ पे दे रखा होगा आपको सब सिस्टम ऑफ एक्विजिशन सिस्टम। ठीक है, दिख रहा है 2.2.1 पॉइंट नंबर, पेज नंबर पेज नंबर 51 दिखा, सबसे लास्ट में एक्विजिशन सब सिस्टम है ना। यानी कि आपको ये क्या करेगा, सिस्टम के अंदर एक्विजिशन सब सिस्टम का देगा आपको। जैसे कि मेन्यू खोल के देगा ना तो उसमें आपको एक्विजिशन सब सिस्टम आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सब सिस्टम आएगा, उसके बाद सीरियल कंट्रोल सब सिस्टम आएगा, उसके बाद सर्कुलेशन सब सिस्टम आएगा। सिंपली समझो कि आपने सॉफ्टवेयर खोला, ऑटोमेशन हो गई आपकी लाइब्रेरी में, आपने ऑटोमेशन करवा लिया। अब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आपके पास 4 सब सिस्टम होंगे, उनमें से आप पहला सब सिस्टम खोलोगे एक्विजिशन। एक्विजिशन के अंदर पहला जो आपके पास मेन्यू होगा सिलेक्ट होगा, दूसरा ऑर्डर का, तीसरा रिसीव का, एक्सेशन का। ठीक है, और उसके बाद यही सारी चीज़ें। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या होती है, सिलेक्ट में बुक सिलेक्ट कर पाओगे, ऑर्डर में ऑर्डर दे पाओगे, रिसीव में बुक को रिसीव करके उसके बारे में पेमेंट वगैरह की डिटेल लिखोगे, और एक्सेशन में बुक की एक्सेशन करोगे। 3 4 मेन्यू हैं, इन चारों में अलग अलग काम करोगे। समझ रहे हो?
उसके बाद आता है आपका प्रोसेसिंग सब सिस्टम, उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको क्या क्या मिल जाएगा, क्लासीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, बुक को क्लासीफाई करके क्लासिफिकेशन नंबर लिखते चले जाओगे। कैटलॉग में आपको कैटलॉगिंग यानी कि CCF और यूनिमार्क ये सारे फॉर्मेट यूज होते हैं, और कैटलॉगिंग का सब सिस्टम मिल जाता है आपको, उसमें आप कैटलॉग कार्ड्स बना लेते हो। ठीक है, कार्ड्स जैसा नहीं होता है, कैटलॉग का सिस्टम थोड़ा अलग होता है, अगर आप मार्क फॉर्मेट किसी को पता हो तो उस तरह से हम करते हैं, तो कैटलॉगिंग कर लेते हो। उसके बाद लेबलिंग पेस्टिंग करते हो, यानी कि आप क्या करते हो, स्पाइन और ये सारी चीज़ें, तो अब तो ये हट गई, तो अब बारकोड बनाते हो और ये सारी चीज़ें करते हो ऑटोमेशन प्रोसीजर से। ठीक है, तो उसके बाद में सेल्फ अरेंजमेंट हो जाती है। सिंपली जो आपने एक्विजिशन में होता है, सर्कुलेशन में होता है, वही चीज़ यहाँ पे सब सिस्टम के थ्रू आ गई है। समझ रहे हो? बोलो। हम्म। तो बिल्कुल वो टास्क ही हैं, टास्क के बारे में ही आपको समझा दिया है। और ये सब सिस्टम का मतलब है कि आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं इसके अंदर, ऑटोमेशन के अंदर ये काम करने के, और वो क्या काम होता है ये आपको अच्छे तरह से पता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखो 54 पेज नंबर, सीरियल कंट्रोल सब सिस्टम। इसमें आप क्या होता है, जो भी periodicals, जर्नल्स, मैगजीन, ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप मैनेज कर पाते हो। इसके अंदर सीरियल कंट्रोल को प्रोसीजर क्या होता है कि आप सीरियल कंट्रोल सिलेक्शन, सब्सक्रिप्शन मोड क्या होगा, इन सारी चीज़ों को आप लिखोगे। ठीक है, कौन सा वेंडर होगा, इन सारी चीज़ों पे आप, ये इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। जैसे फोन में आपको मिलता है ना, खोलते हो उसके बाद एक ऐप खोलते हो, उसके अंदर और ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जैसे अमेजोन खोलते हो, उसके अंदर लड़की का ऑप्शन, लड़के का ऑप्शन, उसके बाद मेकअप का ऑप्शन, उसके बाद कपड़ों का ऑप्शन। समझ रहे हो, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, कोई बोल नहीं रहा है भाई। नहीं, सीरियल कंट्रोल से भी आता है। सर्कुलेशन सब सिस्टम से बहुत बार आया है, इसको छोड़ के मत जाना। उसके बाद सीरियल कंट्रोल, एक्विजिशन और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग आपको पता ही है, जो एक्विजिशन का काम है वही यहाँ पे सब सिस्टम भी है, और जो प्रोसेसिंग सिस्टम का काम है वही सब सिस्टम है। सीरियल कंट्रोल और ये सर्कुलेशन वाला कर देना। तो कर लेना इसको भी। कहाँ पे है ये पेज नंबर? अच्छा, फंक्शनल फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर एक्विजिशन। हाँ, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट कर लेना कि क्या क्या इसको फंक्शन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। बेसिकली ये पूछा हुआ है एक्विजिशन को फंक्शन करने में। ठीक है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, क्रिएशन ऑफ मास्टर फाइल फॉर सप्लायर। आप सप्लायर के लिए क्या करोगे, यहाँ पे इस ऑप्शन से मास्टर फाइल क्रिएट कर सकते हो, यानी कि वेंडर सप्लायर फाइल सपोर्ट अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेंडर एंड रिकॉर्ड। यहाँ पे आप क्या करोगे, सप्लायर जितने भी सप्लायर हैं उनके आप डिटेल्स वगैरह ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो विद देयर टेलीफोन नंबर, ताकि अगर आपको फ्यूचर में कभी बुक खरीदने की जरूरत पड़े तो आपके पास एक, क्या बोलते हैं उसको, जैसे फोन बुक हमारी बनती जाती है वैसे ही आपकी मास्टर फाइल ऑफ सप्लायर बनती जाएगी। समझ रहे हो, सप्लायर के डिटेल के साथ साथ। पेज नंबर 60। कहाँ पे है, तो ये समझ लो आप, वर्क फ्लो का मतलब है कि वर्क करने के लिए क्या क्या चीजें आप करोगे पहले। उसके बाद करेंसी कन्वर्जन का ऑप्शन आपके पास होगा। इसके अंदर क्या होगा कि मान लो कि आप इंडियन करेंसी यूज कर रहे हो, तो आप फॉरेन बुक ले रहे हो, तो आपको क्या होगा, फॉरेनर की वो करनी होगी, पैसे देने होंगे, तो वो कितने लगेंगे, कैसे लगेंगे, वो कन्वर्जन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद बजट प्रोसेस कंट्रोल, यानी कि बजट बनाने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहीं से आप बजट बना लोगे हर एक चीज की, कितना किस पे खर्च करोगे। ठीक है, उसके बाद क्रिएशन फॉर लेटर फॉर्मेट्स, लेटर अगर लिखना है, परचेज के लिए लेटर लिखना है, खरीदने के लिए लेटर लिखना है, ठीक है, कैंसिलेशन के लिए लेटर लिखना है, तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ये सारी चीजें समझो, आप एक ऐप खोल रहे हो और ऐप के अंदर आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, यही समझो बस अभी आप। ठीक है, क्योंकि अभी आपने यूज तो किया नहीं है कि आपको पता होगा, तो इतना आप कर लेना। उसके बाद आप एक्विजिशन वर्क कर पाते हो, यानी कि खरीद के, एक्सेशन करके, उसके बाद ऑर्डर करके
ये सारी चीज कर पाते हो, पेमेंट करते हो, ठीक है। तो वर्क फ्लो आप सबका पढ़ लेना, सॉरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट आप सबका पढ़ लेना, सारी चीजों का, एक्विजिशन का भी। अच्छा मैं बताती हूँ, पेज नंबर बता दोगे तो बहुत अच्छा होगा। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, हाँ, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर रहे हो, अरे भाई फंसा रही है मेरे को, है लड़की, डरा रही है। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम इन आईएलएस, आपको क्या लगता है, आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आ गया होगा। नहीं आएगा, ये आया हुआ है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, 5 पॉइंट ही लिखने हैं। देखो सबसे पहला, देखो थोड़ा सा ना दिमाग वो करो, चलाओ। 5 नंबर में आपको लिखने होते हैं 1.5 से 2 पेज, ठीक है। 2 पेज लिखते लिखते मान लो आप थोड़ी सी डेफिनेशन लिखोगे कि डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में, सबसे पहले तो आप 4-5 लाइन की डेफिनेशन ही लिख देना कि डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग होती क्या है, ठीक है। अब आईएलएस में ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क फ्लो, फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसका क्या है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ रखी है, तो आपकी देखो पहली पॉइंट होगी अथॉरिटी कंट्रोल, ठीक है। दूसरी बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, तीसरी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है, और भी है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कैटलॉगिंग, उसके बाद रिपोर्टेड एंड बैकअप रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये है, ये आया है या फिर ये आया वर्क फ्लो ऑफ ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। अथॉरिटी कंट्रोल, अथॉरिटी कंट्रोल मतलब सेपरेट क्वेश्चन पूछा हुआ है अथॉरिटी कंट्रोल पे, ठीक है। तो देखो अथॉरिटी कंट्रोल क्या होता है कि आईएलएस मस्ट सपोर्ट द फैसिलिटी ऑफ मैनेजिंग अथॉरिटी डाटा। जो अथॉरिटी डाटाज है उनको कौन मैनेज करेगा, कैसे मैनेज होगी, ये सारी चीजें आपकी अथॉरिटी कंट्रोल के अंदर जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ कैटलॉग मॉड्यूल ऑफ आईएलएस एज सजेस्टेड बाय मुखोपाध्याय इंक्लूड एरियाज लाइक अथॉरिटी डाटा, बिब्लियोग्राफिक डाटा, डिस्ट्रीब्यूटेड कैटलॉगिंग, ओपैक रिपोर्ट एंड बैकअप रिस्टोरेशन, ये 4-5 काम इसके अंदर होती है। अथॉरिटी कंट्रोल में क्या होती है, सपोर्ट फॉर मार्क अथॉरिटी, ठीक है, जिसके थ्रू इसके अंदर क्या करते हो आप, कैटलॉगिंग करते हो बेसिकली, ठीक है। तो कैटलॉगिंग में आप क्या करते हो, मार्क अथॉरिटी फॉर्मेट को यूज करते हो, मार्क यूज करते हो, याद रखना, मशीन एक्सेस रीडेबल कैटलॉग, दैट इज मार्क। और इसको, इसकी फॉर्मेट यूज करके ही आप ये फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं जिसपे आप कैटलॉगिंग बनाते हो, ठीक है। तो मार्क इज द फॉर्मेट, फॉर्मेट यूज करते हो, कॉर्पोरेट टॉपिकल नेम, हेडिंग इन द नेम, अथॉरिटी फाइल, टाइटल, यूनिफॉर्म टाइटल, सीरीज, इंट्रीज, ठीक है। तो देखो ये सिंपली ऐसे लिखना कि ये सपोर्ट करती है मार्क को, अथॉरिटी कंट्रोल के थ्रू मार्क सपोर्ट हो पा सकता है। जो मार्क होती है वो हमें फॉर्मेट देती है कैटलॉगिंग करने के लिए, जिसके अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि बुक का टाइटल क्या होगा, बुक का सब टाइटल क्या होगा, ऑथर कौन होगा, सीरीज कौन होगी, सीरियल कौन होगी, जो भी आप कैटलॉगिंग में करते हो वो सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देती है, बस ऐसे लिखोगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद प्रोविजन फॉर जनरेशन ऑफ सी ऑल्सो रेफरेंस एंड NT-BT-RT, ये तो मैंने बता रखा है मेरे स्टूडेंट को इंडेक्सिंग में 2 to 3 में बहुत अच्छे से, याद है किसी को, बबीता, कंचन, सी ऑल्सो NT-BT-RT याद है, और भी कोई है, हर्षिता, याद है, भूल गए, ठीक है। तो थोड़ा, हाँ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सिंपली इसका मतलब ये है कि ये आपको प्रोविजन देता है सी ऑल्सो NT-BT का रेफरेंस देने के लिए। अब ये चीजें क्या होती है इसको समझो। सी मतलब होता है कि जैसे कि सी ऑल्सो NT-BT जो होती है, ये मान लो कोई वर्ड हो गए जो रिलेटेड होंगे उससे, या फिर उनके सिनोनिम्स हो गए। मान लो कि एक टाइटल आपने लिखा या एक कुछ भी लिखा, उसकी एक सिनोनिम्स भी है। जैसे कि मान लेते हैं हम, एक एग्जांपल देती हूँ, हाँ, मुंशी प्रेमचंद, सब जानते हो मुंशी प्रेमचंद को, बोलो। यानी कि कोई यूजर आपके लाइब्रेरी में आ रहा है, वो मुंशी प्रेमचंद की बुक सर्च कर रहा है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद का एक और नाम भी है,
ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जो है उनका विख्यात नाम है जिस नाम से वो फेमस हुए हैं, लेकिन उनका जो असली नाम है वो है धनपत राय। समझ रहे हो? बोलो। तो धनपत राय उनका जो है वो असली नाम है। तो मतलब आप क्या करोगे, अगर मुंशी प्रेमचंद से कोई सर्च कर रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई धनपत राय नाम का भी कोई एक इंसान है, उसकी भी बुक वही है, यही ऑथर की बुक वो भी है। तो वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, तो वहां पे आप रेफरेंस दे दोगे, जैसे कि जैसे मुंशी प्रेमचंद के नाम से उन्होंने सर्च किया तो सारी बुक आ जाएंगी ना, उन सारी बुक के साथ आप लिखा रहेगा कि सी आल्सो, या फिर कहीं पे भी नीचे में मेंशन, वहां पे मेंशन रहेगा मुंशी प्रेमचंद के नेम के साथ कि सी आल्सो धनपत राय। समझ रहे हो? तो इस तरह से जो स्यूडोनिम्स हो गए और आपके सिनोनिम्स हो गए या रिलेटेड टर्म हो गए, उन सब के लिए ये सारे टर्म यूज किए जाते हैं, सी ऑल्सो, एनटीबीटी, आरटी। ये आप अगर इंडेक्सिंग पढ़ोगे 2 to 3 में तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट क्लियर? लेकिन आप इतना भी लिख के आ जाओगे जितना मैंने समझाया तो दैट इज इनफ फॉर सेकेंड पॉइंट। उसके बाद मस्ट अलाउ बिब्लियोग्राफिक फील्ड टू अथॉरिटी कंट्रोल पर्टिकुलरली 6x 7x ग्रुप इन मार्क 21। ठीक है, उसके बाद ये बोला क्या है कि जो है कुछ और भी ये बिब्लियोग्राफिक फील्ड प्रोवाइड करती है, जैसे कि मान लो उनके ऑप्शन के अंदर ही प्रोवाइड करती है कि अगर उसमें आपको और भी कुछ लिखना है, जैसे कि ऑथर के बारे में ही कुछ और भी लिखना है, तो उसके लिए भी कुछ आपको 11xx 6xx 7xx ग्रुप्स, मतलब उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स भी वो प्रोवाइड कर देती हैं फॉर्मेट के अंदर। बस इतना याद रखो। अभी एग्जाम्पल तो कैसे मैं बताऊं, बस याद ही रख सकते हो, क्योंकि आपको दिखा तो मैं कुछ सकती नहीं हूँ जिसके थ्रू आपका मतलब थोड़ा सा विजन बने। ठीक है, उसके बाद थीसरीज और इन सारी चीज़ों का प्रोविजन देती है। ठीक है, ये था, याद करना होगा आपको बेसिकली। तो 4-5 पॉइंट मैंने तो आपको बता दिया है, तो इतना अगर आप कर लोगे तो दैट इज इनफ। हाँ, उसके ऑपेक क्या होता है ये मैंने आपको बताया, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग इसका फुल फॉर्म होता है। इसके थ्रू क्या होता है, यूजर जो होते हैं अपने डॉक्यूमेंट को सर्च कर पाते हैं। ठीक है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, समझ में आया था? ठीक है, तो ये क्या होता है, फुल्ली इंटीग्रेटेड होता है, शुड प्रोवाइड ब्राउज इंडेक्सेस फॉर ऑथर, टाइटल एंड सीरीज। जो भी है उनको आप ब्राउज कर सकते हो, ऑथर नेम से कर सकते हो, टाइटल से कर सकते हो, सीरीज से कर सकते हो, किसी भी थ्रू आप उनको क्या कर सकते हो, यूजर क्या कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, और सर्चिंग सपोर्ट सर्चिंग डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटीज, मतलब सर्च के लिए आपको देता है। कुछ बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं जिनको यूज करके यूजर जो होते हैं वो सर्च कर पाते हैं, जैसे कि और, नॉट, एंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप पहले मिले होते तो मैं आपको बुलियन सर्च अच्छे से बताती क्या होता है, तो अभी टाइम मेरे पास कम है। तो इन सारी चीजों को आप पढ़ लेना, हो जाएगा, लेकिन वर्क फ्लो आप सबका ही पढ़ लेना, ये आता है एग्जाम में। एक इसके बाद पेज नंबर 70 पे है Z39.50 सर्वर, 4 नंबर में आया हुआ है, पेज नंबर 4 पे Z39 सॉरी पेज नंबर 70 पे पॉइंट नंबर 4 मिल गया। तो ये आप लोग कर लेना। उसके बाद ये क्या, अरे ये जो है सर्वर है, ठीक है, जिस सर्वर पे आप कैटलॉगिंग करते हो बेसिकली मार्क वगैरह की, स्टैंडर्ड्स बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड्स है ये, इससे ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता। और इसको जो डेवलप किया है वो ANSI NISO ने किया है, इससे ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, पढ़ना होगा। कंप्यूटराइज कैटलॉगिंग प्रोवाइड्स अ यूनिक एडवांटेज ऑफ लोडिंग मर्जिंग बिब्लियोग्राफिक अथॉरिटी। जो भी आप कर पाते हो कैटलॉगिंग में, मर्ज कर पाते हो, बिब्लियोग्राफिक डिटेल दे पाते हो, है ना, लोड कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो Z39.50 सर्वर पे चलती है, फ्रॉम वेयर सिलेक्टिव डाउनलोडिंग एंड वैलिडेट बिब्लियोग्राफिक डाटा मे बी डन एट द लोकल लेवल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं क्या बताऊँ, इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, मैंने बोला ना मेरे को 2 to 9 कॉन्सेप्चुअल उतनी अच्छी नहीं है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सीरियल कंट्रोल इन ILS, ये आएगा सीरियल कंट्रोल का फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें न्यू सब्सक्रिप्शन जो ले रहे हो उसके बारे में, रिन्यूअल ऑफ सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन का रिन्यू कब करवाना है, कैंसिलेशन ऑफ
सब्सक्रिप्शन, बजट कंट्रोल, ये सारी आपको ऑप्शंस मिलती हैं। इनमें से कुछ ऑप्शंस याद कर लेना। क्लियर? बोलो। ठीक है, मैं तो बस इतना ही बोलूंगी, जितना ग्रैब कर पा रहे हो उतना ग्रैब कर लो इनमें से मेरे समझाने के बाद। ठीक है, जितना आपको समझ में आ रहा उतना समझ लो, और जितना नहीं आ रहा उसको छोड़ के चले जाओ। सब कुछ अगर आप करना चाहोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सर्कुलेशन इन आईएलएस बहुत बार आ रखा है। तो बेसिकली सर्कुलेशन में हम क्या करते हैं, बस इतना याद रखना, तो वो आपका काम हो जाएगा यहीं से, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कुलेशन में। ठीक है, कहाँ पे? छोड़ दो उसको। आर्टिकल इंडेक्सिंग कर पाओगे? मिल गया मुझे, लेकिन कर पाओगे आप बताओ? इतना याद नहीं रख पाओगे, छोड़ दो। क्योंकि इतना याद नहीं रख पाओगे अभी आप लोग। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको बेसिकली नंबर वाइज और उनके नंबर के साथ साथ जो भी आपको पॉइंट लिखे हैं सारे याद करके जाना होगा, तो वो अभी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इससे अच्छा छोड़ के चले जाओ। उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कुलेशन मत छोड़ के जाना, बहुत ईजी है और बहुत अच्छे से हो जाएगा। 7 से 8 पॉइंट हैं, इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके अंदर सर्कुलेशन में बेसिकली आप क्या क्या करते हो, इशू करते हो, रिटर्न करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, मेंबरशिप बनाते हो। ठीक है, मेंबरशिप कार्ड बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ना, इसके अंदर 7, 8 से 10 पॉइंट हैं, उनको पढ़ लेना जितना समझ में आए। ठीक है, क्या? कल नहीं, शायद नहीं होगी। कोई दिक्कत आए, समस्या आए तो बताना, वैसे नहीं होगी। ब्लॉक 1 एक तरह से बोल सकते हैं हम, 2 to 9 में बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, यानी कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं आपके पास। तो आपको वो 3 तरह से सॉफ्टवेयर मिल जाती हैं, एक होती है ओपन सोर्स, एक होती है कमर्शियल, और एक होती है फ्रीवेयर। ठीक है, तो ओपन सोर्स क्या होती हैं, बता सकते हैं कोई? हम्म क्या? हम्म ओपन सोर्स। हम्म वेरी गुड। ठीक है, तो ओपन सोर्स क्या होता है, जो आपको फ्रीली यूज के लिए दिया जाए, फ्रीली यूज के साथ साथ उसके सोर्स कोड भी आपको दे दिया जाए। यानी कि अगर आप कुछ मॉडिफाई वगैरह करना चाहते हो उसके अंदर, तो आप खुद भी खुद कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो वो होती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होती है, जो सॉफ्टवेयर होती हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जाएगा, आपकी बातें भी चली जाएंगी, इसीलिए चुप हो जाओ। नींद मेरी चली जाएगी सबसे पहले तो। ठीक है, मैं कहाँ पे थी? हाँ, कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें आपको आपको सॉफ्टवेयर भी खरीदना पड़े और उसका सोर्स कोड भी खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है ना, उसमें आप बिना सोर्स कोड भी खरीद के ही मॉडिफाई कर पाओगे, और सॉफ्टवेयर तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको पे करना होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर के लिए। और उसके बाद फ्रीवेयर होता है। फ्रीवेयर में आपको क्या होता है, यूज करने के लिए तो वो आपको फ्री में मिलती है, लेकिन उसके सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, सोर्स कोड आपको खरीदनी होती है, यानी कि अगर आपको कुछ कस्टमाइज करना है तो वो खरीदना होगा। तो 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, कंटेंट पेज पे देखो, 91 में आपका 3.4 जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज है, जिसमें कि एवरग्रीन, कोहा, न्यू जेनलीफ, पीएमबी, ये सारे आते हैं। तो जब भी ये सारी चीजें आए
तो इसका मतलब ये कौन है, किसने इसको बनाया है और कब ये आया है, ये सबका याद कर लेना। उसके बाद एक लाइन तो यही हो जाएगी आपकी। दूसरी लाइन आपकी ये हो जाएगी कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इन सब में सबकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको डिफाइन करोगे तो 3 लाइन तो इसमें हो जाएगी आपके, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे, हाँ सोर्स कोड मिलती है, सोर्स कोड नहीं मिलती, जितनी कहानी अभी मैंने बताई वो समझाते समझाते 4-5 लाइन आपको इसमें हो ही जाएंगे। तो ये तो मान के चलो 4-5 लाइन आपके फिक्स कर दिए मैंने सबके, ठीक है। क्या? हाँ हाँ चलते हैं। पहले यहीं पे देखो आप, पहले यहीं पे देखो कंटेंट पेज जो है। उसके बाद 3.5 आपका आता है कमर्शियल सॉफ्टवेयर। कमर्शियल सॉफ्टवेयर कौन कौन है, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर आपको उसको याद रखना होगा कि ओपन सोर्स है, कमर्शियल या फ्रीवेयर है। तो पहले तो इन लिस्ट को आप याद कर लो यहीं से, कंटेंट पेज से ही। कमर्शियल सॉफ्टवेयर आपकी क्या है, लिप्सिस है, यानी कि लिप्सिस आप खरीदोगे तो ही मिलेगा, पेड है, चार्ज लगेंगे इसके, और अच्छी खासी चार्ज लगती है, 2-3 रुपए में नहीं आती, बहुत अच्छी खासी चार्जेस लगते हैं इसके, ठीक है। स्लिम हो गई, सोल हो गई, वर्चुअल आईएलएस हो गई। इसमें लिप्सिस और सोल के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद फ्रीवेयर में आपकी कौन कौन सी हो गई, ABCD, ई ग्रंथालय और बेबलिस, ये सारी ABCD है। इसको फ्री में यूज़ तो कर लेते हो आप, लेकिन इसके ओपन सोर्स आपको नहीं मिलते, मतलब सोर्स कोड आपको नहीं मिलती, मतलब सोर्स कोड के लिए पे करना होगा अगर कस्टमाइज कराना है तो दैट इज तीनों आपको ये लिस्ट याद करनी होगी। दूसरी तीनों में 5-5 पॉइंट तो आप ऐसे ही लिख लोगे, ठीक है। बोलो हाँ, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन आया हुआ है, तो इवोल्यूशन जो है वो आप वहीं से, जो पहला पेज पे मैंने बताया था ना, इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम वाला, कंप्यूटर एरा, प्री कंप्यूटर एरा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन बताई थी ना मैंने, वही वाला यहाँ पे भी चिपका देना, ठीक है। उसके बाद ये जनरेशन पैकेज भी आ रखा है एक बार, तो ये तो भाई याद करना मेरे लिए मुश्किल था, आपके लिए आसान हो तो याद कर लेना। बोलो, है आसान? उसके बाद कैटेगराइजेशन ऑफ आईएलएस वहीं पे समझा दिया मैंने, ओपन सोर्स, ठीक है। सारे नहीं लिखोगे तो कम से कम 10, 7, 7, 8, 10 तो लिख के आओगे ना कम से कम, याद कर सकते हो तो कर लेना। आया हुआ है पेपर में, 2-2 बार आया हुआ है, 2019 में भी आया है, 2018 में भी आया है। क्वेश्चन नहीं बेटा, मैं पॉइंट बता रही हूँ आपको, पेज नंबर 95 पे, जनरेशन ऑफ पैकेज। मैं बुक में ही टिक लगवा रही हूँ, बुक में टिक लगाते जाओ। उसके बाद कैटेगराइजेशन ऑफ आईएलएस आया हुआ है, तो इसमें कैटेगराइजेशन में आप वैसे भी लिख सकते हो, ओपन सोर्स करके और ऐसे करके वो भी बता सकते हो, ओपन सोर्स, कमर्शियल और ये सारी चीज़ों के बारे में भी बता सकते हो, ऐसे करके भी बता सकते हो, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। बोलो कर लोगे या बताना पड़ेगा? ठीक है। ओपन सोर्स कस्टमर पैकेजेस, ओपन सोर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, समझ में आई गया। कम्युनिटी ऑनरशिप आपके पास होगी ओपन सोर्स में, ठीक है। मतलब कम्युनिटी यूजर आर कंसीडर्ड एज को डेवलपर, आप को डेवलपर के रूप में होगी, लेकिन ऑनरशिप किसी और के पास होगी इसकी। वेंडर इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद स्मूथ माइग्रेशन हो जाएगी, यूज ऑफ ओपन स्टैंडर्ड्स, कस्टमाइज कर पाओगे, फंड सेविंग, फ्रीडम, ये सारी फैसिलिटी आपको ओपन सोर्स के थ्रू मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एवरग्रीन आता है, आएगा पेज, मैंने पहले ही बता दिया। तो इसमें लिखोगे कैसे, तो एवरग्रीन क्या है, ठीक है। उसके बाद एवरग्रीन कब आया, किसने उसको दिया, ठीक है। और उसके बाद ओपन सोर्स है, और ओपन सोर्स के बारे में थोड़ा सा लिख दोगे तो 4-5 लाइन तो यही हो जाएगी आपकी। उसके बाद ओपन सोर्स आपकी ऑटोमेशन के लिए यूज होगी, ऑटोमेटेड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है ये बताओगे आप, ठीक है। तो 7-8 लाइन हो गई।
उसके बाद आप लिखोगे, इसमें से कुछ कुछ की पॉइंट पकड़ लेना और उसके बाद इसमें से लिख लेना कि सिस्टम रिक्वायरमेंट जो होगी वो आपकी ये होनी चाहिए। अब ऐसे मत लिखना सर्वर लेवल, क्लाइंट मशीन्स, कंपेनियन सॉफ्टवेयर, इतना लिखने लगोगे तो फिर हो गया, फिर आप नहीं लिख पाओगे। इसमें से आपको पकड़ना है कि हाई डेस्कटॉप एंट्री लेवल सर्वर चाहिए, 1 GB रैम चाहिए, ठीक है, नेटवर्क होनी चाहिए, ठीक है, और उसको लो एंड डेस्कटॉप एंड विंडोज़ होनी चाहिए। उसके बाद बारकोड स्कैनर एंड प्रिंटर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे। यूनिक्स लाइक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपाची है, ये सारी चीज़ें आप इसमें से उठा लेना। ये नहीं अलग अलग पॉइंट ना बना के, इन्हीं में से आप 10-15 पॉइंट बना लेना सारों को यूज़ करके। समझ रहे हो? बोलो। वैसे अगर मैं बताऊं तो मैंने कैसे किया था, तो मैंने क्या किया था, एक ही फंडा अपनाया था, ऑटोमेशन को पकड़ा था मैंने। ऑटोमेशन क्या होती है ये मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे एवरग्रीन आ गया, कोहा आ गया, आएगा तो दोनों तीनों में से एक ही, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनका पहले डेट याद रख लिया कि कौन कब आया और किसको किसने पब्लिश किया। जैसे कैटिपो कुछ करके कुछ है, कैटिपो कम्युनिकेशन के द्वारा कोहा को डेवलप किया गया था, न्यूजीलैंड में किया गया था, 2000 में किया गया था, इतना मैंने याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद कोहा जो कोहा जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये लिखा। और इसको ऑटोमेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ही कोहा के बारे में, मेरे को ये पता था कि लैंप पे यूज़ होती है। लैंप मतलब लैंप मतलब लैंप नहीं, जलाने वाला लैंप नहीं होता है। लैंप का मतलब होता है, याद है किसी को? हाँ हाँ, मतलब यूनिक्स लाइक ऐसे करके आता है ना, यूनिक्स, अपाची, माई, लिनक्स, अपाची, माई सिक्वल, पर्ल, इस पे बेस्ड है ये, आर्किटेक्चर फॉलो करता है ये, ठीक है, ये मुझे पता था। लैम्प का मतलब होता है लिनक्स, अपाचे, ए से अपाचे, एम से माई सिक्वल, पी से पर्ल, ठीक है। तो ये आपको यूज़ करता है, लेकिन ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट अभी भी मुझे क्लियर नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने बोला ना कि मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, कोहा पे अब क्या क्या होता है, सर्वर क्या चल लगेगा, रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ेगी हमें, सिस्टम रिक्वायरमेंट का एक हेडिंग डाला, उसमें 5-6 पॉइंट लिख दिया मैंने कि मुझे एक सिस्टम चाहिए होगा, मुझे मेमोरी चाहिए होगी, रैम चाहिए होगा, ये भी नहीं कितना रैम चाहिए होगा, मैंने बस इतना लिख दिया, मेमोरी चाहिए होगी, नेटवर्क चाहिए होगा, ठीक है। और मशीन्स में मुझे एक्स्ट्रा कुछ मशीन चाहिए होंगी, जैसे कि बारकोड स्कैनर, प्रिंटर, सेम ही सब में लिखना था, ये नहीं कि कोहा के लिए ही बता रही हूँ। एवरग्रीन में भी आता तो यही लिखती मैं, और कोहा में भी आया तो यही लिखती मैं। समझ रहे हो? बोलो। उसके बाद फीचर आया, फीचर में मैंने क्या लिखा कि ये मुझे एक्विजिशन का देगा, एक्विजिशन में हम बुक ऑर्डर कर पाएंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे, एक्सेट्रा फलाना ठिकाना जो अभी तक पढ़ते आए, ठीक है। उसके बाद ये मुझे मेंटेनेंस के लिए दे रहा, सॉरी, टेक्निकल वर्क करने के लिए मुझे फंक्शन करने के लिए मॉड्यूल देगा, जिसके अंदर मैं कैटलॉगिंग कर पाऊंगी, क्लासिफिकेशन कर पाऊंगी, लेबल पेस्टिंग कर पाऊंगी, बारकोड बना पाऊंगी। उसके बाद मैंने लिखा कि सर्कुलेशन के लिए मुझे फैसिलिटी देगा। समझ पा रहे हो मेरी चालाकी को? तो बस यही मैंने पकड़ा, और यही मैंने कोहा में भी लिखा, यही मैंने एवरग्रीन में भी लिखा, और यही मैंने ओपन सोर्स के जितने भी सॉफ्टवेयर थे सब में यही डाल दिया। लास्ट में ओपेक भी डाला ताकि मेरा इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा पड़े, कि टीचर को लगे कि इसको ओपेक भी पता है। तो पास ऐसी होगी मैं बिना नंबर के ही, 70% आए थे मेरे। हाँ, तो मैंने ऐसे ही किया था। अच्छे खासे नंबर आए थे मेरे। आपको क्या लग रहा है? 60-60 जाते जाते तो हालत खराब हो जाती है, 60-65 तक। समझ रहे हो? BLS में, हाँ, बहुत कम ही लोग दिखेंगे आपको जो 65 अबव मिलेंगे। क्या? हाँ, मैंने भरी थी, लेकिन मेरे दूसरे एग्जाम आ गए थे उसी दिन, तो फिर मैंने छोड़ दिया। हाँ, पास होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
KBS की तो 2018 के बाद से नहीं आई है। अरे कोई नहीं, नेट दो और क्या, MLS करो, नेट दो, सेट हो कहीं ना कहीं हो जाएगा। अरे मेरे बताए हुए पॉइंट्स भी यूज करके आ जाओगे ना आप, उतना भी नॉलेज यूज कर लोगे ना तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। इवन मेरी एक दो फ्रेंड है, उनको मैंने लास्ट टाइम पे ही कुछ कुछ बताया था और उनके भी मतलब अप्रोक्स जो करने वाले हैं उनके मेरे बराबर ही आए। उसके बाद जो मेरे स्टूडेंट्स थे आपसे शायद 1 साल पहले वाले, आप जनवरी हो ना तो उससे जनवरी सेशन वाले ही थे, तो उनके उनको भी मैंने ऐसे ही लास्ट टाइम पे, जैसे आप अभी तो मेरी पेड क्लासेस भी रेगुलर चल रही थी, लेकिन अभी जैसे आप लास्ट टाइम पे मेरे से क्लासेस ले रहे हो वैसे ही उन्होंने भी मेरे से लास्ट टाइम पे क्लासेस ली थी। और उन्हीं में एक मेरा स्टूडेंट है हिमांशु, वो मेरे साथ ही MLS कर रहा है अभी, तो अभी हम लोग साथ ही में आ गए सब। तो उनके 72% नंबर आए थे, समझ रहे हो। मार्क्स बनते हैं तो नहीं, उसके लिए तो फायदा कुछ नहीं हुआ, फायदा या नुकसान तो कुछ नहीं है। अगर 55% आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, फायदा नुकसान कुछ नहीं है। बट हाँ, एक होता है ना कि हाँ मेरे अच्छे नंबर आ रखे हैं, इन फ्यूचर का भी ऐसा होगा तो मैं कहीं पे नंबर की वजह से पीछे नहीं होंगी, ऐसा कुछ। हाँ दोबारा नेट देंगे। नहीं नहीं, 55% बस। क्या? एडमिशन तो हो जाएगा आपका MLS में अगर 55 से कम होंगे तो फिर नेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे फिर आप। हम्म, ठीक है, तो समझ गए आप लोग ओपन सोर्स का। उसके बाद देखो, कमर्शियल सॉफ्टवेयर भी मैंने याद कर लिया था, मैंने क्यों आपको स्टार्टिंग में बताया कि कमर्शियल सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, फ्रीवेयर कौन कौन से हैं, इनकी चार्ट याद कर लो आप। ये मैंने इसलिए बताया ताकि जब आप आंसर लिखोगे तो स्टार्टिंग में लिखने के लिए चाहिए ना भाई कि ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, तो वो आपको याद रहे। बाकी फंक्शन और वो सिस्टम सेम ही चिपकाना है सब में। ऑटोमेशन है भाई तो ऑटोमेशन का सबका काम तो एक ही है, सॉफ्टवेयर आपको क्या कुछ अलग से थोड़ी दे देगा। बस यही है, जिसको आप खरीदोगे वो थोड़ी सी अच्छी फैसिलिटी देगा, जिसको नहीं खरीद रहे हो थोड़ी सी आपको लेस सपोर्टिव रहेगा। कमर्शियल खरीद रहे हो तो वो जो उसके सॉफ्टवेयर जो डेवलपर हैं या फिर उनके जो आप उनके जो इंजीनियर हैं वो आपको हेल्प करते रहेंगे इंटायर जर्नी में। लेकिन अगर आप फ्रीवेयर ले रहे हो या फिर आप ओपन सोर्स ले रहे हो तो वो खुद ही आपको सब कुछ करना होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आपका कमर्शियल सॉफ्टवेयर एंड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ये वाली बात होती है। बाकी चिपकाना तो सेम ही है। जैसे अब लिप्सिस आ गया तो भाई लिप्सिस क्या होती है, किसने बनाया, कब आया, ठीक है। और उसके बाद लिप्सिस कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, और कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होती है इसको समझा दो। उसके बाद सिस्टम, उसके बाद हमें क्या क्या चाहिए होगा, सिस्टम चाहिए होगा है ना, और क्या क्या चाहिए होगा, नेटवर्क चाहिए होगा, मेमोरी चाहिए होगी, रैम चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद और क्या चाहिए होगा बताओ, बोलो। हाँ, स्कैनर, बारकोड, ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी। और उसके बाद अगर आप बात करें लिप्सिस की आगे, तो ये भाई हमें एक्विजिशन करने में हेल्प करेगा, कस्ट वो करेगा, सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, टेक्निकल प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा, दैट्स इट, खत्म। समझ रहे हो। थोड़ा सा चालाक बनो, दिमाग से काम लो, और सब कुछ में मत घुसो। इतना अगर क्लियर है तो आपके सारे ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर क्लियर है। बोलो। हाँ हाँ बताती हूँ, अब लाइन से ही बताऊंगी ना। बताओ, फ्रीवेयर वाला कर लोगे अब, उसके अंदर मत घुसना, बस इतना याद रखना कि फ्रीवेयर कौन सा है, कब आया, किसने डेवलप किया, इतना याद रखोगे 2 लाइन में आपकी इंप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद भाई सेम चीज एक्विजिशन के लिए दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, चाहिए क्या क्या, कंप्यूटर चाहिए, सिस्टम चाहिए, रैम चाहिए, रोम चाहिए, ये सारी चीजें आप कर लो। उसके बाद आ रहा है आपका, उसके बाद, उसके बाद कहाँ है,
ये सेल्फ चेक एक्सरसाइज जरूर पढ़ लेना। लाइब्रेरी ऑटोमेशन एप्लीकेशंस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये वाला बोल रहे हो? ठीक है, तो अब ये मैंने ओपन सोर्स और ये सारी चीजें पढ़ा दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 फ्री के नंबर देके जाएगा। कमर्शियल क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है, ये याद रखना है। उसके बाद इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और ये सारी चीज इसमें भरनी है। तो ये चैप्टर आप लोग खुद से कर पाओगे, आई होप। लैंप पढ़ के जाना, पेज नंबर 154, पेज नंबर 154 लैंप जरूर आएगा। नहीं, ये एक आर्किटेक्चर है। LAMP stand for Linux, Apache, MySQL, Perl, PHP. It's refer to combinations of Linux and distributions of Linux mentioned in the previous section as operating system, Apache as web server। ठीक है, यानी कि देखो Linux आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, Apache आपको वेब सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, MySQL आपको RDBMS, ठीक है, डाटाबेस मैनेज करने के लिए सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, और पर्ल आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए। क्या? पेज नंबर 154, पेज नंबर 154 लैम्प आर्किटेक्चर जरूर कर लेना, जरूर से जरूर कर लेना। आई मीन चैप्टर 4 में आप कुछ छोड़ के ही मत जाना, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, मिला? पेज नंबर 154 लैम्प आर्किटेक्चर चैप्टर 4। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, बहुत इजी है। बस इसमें फेल मत होना, क्योंकि इसमें फेल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सेफ साइड लेके चलो अपनी। क्योंकि क्या करते हैं पता है, 14 वाले फेल होते, 14 वाले पास होते, 13 नंबर दे के छोड़ देते हैं। ऐसा करते हैं ये लोग। क्या? पता नहीं, नहीं करते हैं। ठीक है, डिफाइनिंग डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी आपकी क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? बताओ, अभी बताया था मैंने। हम्म। हम्म। हाँ, लेकिन उसकी लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे जाना पड़ता है। हाँ, लाइब्रेरी में जाना होगा। हाँ, आप वो कुछ चीज़ें वो डाउनलोड करने की फैसिलिटी देंगे, लेकिन बेसिकली वहाँ पे जाके ही पढ़नी होती है। जैसे आप प्रिंटेड बुक को पढ़ते हो, वैसे वहाँ पे डिजिटल बुक को पढ़ते हो, है ना, कंप्यूटर पे सब कुछ पढ़ते हो। तो इसमें जो है यूनिट 1 जो है, उसमें व्हाट इज़ डिजिटल लाइब्रेरी, इतना कर लेना। बाकी चीज़ें इसमें से आप अगर हो सके तो रहने ही देना। ठीक है, बस ब्लॉक 1 अच्छे से कर लेना, पास हो जाओगे। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। ब्लॉक 2 को भी पूरा पूरा तो नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, तो डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है, और उसमें आप क्या करते हो, अपने डॉक्यूमेंट को बेसिकली डिजिटल करते हो, डिजिटाइज करते हो, यानी कि कंप्यूटर पे लेके आते हो, सर्वर पे लेके आते हो। ठीक है, तो उसकी कुछ प्रोसेस होती हैं जो कि यूनिट 6 में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ प्रोसेस होती हैं, इनको आप पढ़ लेना, डिजिटल करने की प्रोसेस को। यूनिट 1 मैं बोलूँगी छोड़ के ही चल जाओ। जैसे कि इसमें कुछ प्रोसेस होती है, वीडियो कैप्चरिंग, टेक्स्ट कैप्चरिंग करके, ऐसे करके इसके थ्रू आप क्या करते हो, इनको डिजिटल कर पाते हो।
डिजिटल कलेक्शन होगा जैसे कि लाइब्रेरी, आप कुछ डिजिटल कलेक्शन करके रख रहे हो हर्षिता, लाइक आप बुक्स को डिजिटली रख रहे हो अपने पास, मोबाइल में रख रहे हो, पीडीएफ फॉर्म में रख रहे हो, या फिर डिजिटल वे में आपके पास बुक्स हैं, डिजिटली बुक अवेलेबल हैं, तो वो डिजिटल कलेक्शन है। और डिजिटल लाइब्रेरी इज एंटायर लाइब्रेरी। डिजिटल कलेक्शन किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन लाइब्रेरी किसी के पास भी नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ, तो लाइब्रेरी में डिजिटल कलेक्शन पहले की जाती है, बहुत वाइड रेंज पे की जाती है, और उसके बाद वो डिजिटल लाइब्रेरी की पूरी फैसिलिटी उसमें दी जाती है, तो वो डिजिटल लाइब्रेरी बन जाती है। इसके बाद आपका पेज नंबर 38, 6.6। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लेना। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग क्या होती है? ठीक है, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग। ठीक है, कैसे आप करोगे, प्रोसेस क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा सिक्स चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ना आप लोग, ठीक है, जितना समझ में आए उतना पढ़ लेना, या फिर इतने क्वेश्चंस आते नहीं है इसमें से। मैंने आपको बता दिया, एक ये ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग वाला क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, सॉरी 4 नंबर में। ठीक है, और कर लोगे, ये बहुत ईजी है, खुद से भी बना के कर लोगे। उसके बाद यूनिट 7 आता है आपका, क्रिएटिंग डिजिटल लाइब्रेरीज यूजिंग डी स्पेस। तो जैसे कि ऑटोमेशन के हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर थे, वैसे ही हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी को डिजिटाइज करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनको यूज करके हम लाइब्रेरी के मटेरियल को क्या कर पाते हैं, जो प्रिंट वर्जन है उसको हम डिजिटल वर्जन में ला पाते हैं। तो कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, अदरवाइज या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास डाटाज हैं, उनको हम रीड कर पाते हैं दिस सॉफ्टवेयर की मदद से। मतलब कुछ तो चाहिए ना जहाँ पे हम एक्सेस करेंगे। तो ये सारी फैसिलिटी आपको कन्वर्ट करने से लेके पढ़ने तक की और डाउनलोड करने की सारी फैसिलिटी ये आपको डी स्पेस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो यूनिट 7 में डी स्पेस के बारे में ही है, तो फंक्शनल फीचर्स ऑफ डी स्पेस इसको पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है। तो डी स्पेस पहले है क्या, ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने में आपको सपोर्ट करेगा, आप लाइब्रेरी को डिजिटल बना पाओगे। फुल टेक्स्ट सर्च की फैसिलिटी आपको देगा, यानी कि डी फुल टेक्स्ट सर्च मतलब पूरी की पूरी बुक एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, बिब्लियोग्राफिक सर्च यानी कि उसके सिर्फ कंटेंट देख पाओगे। ठीक है, यानी कि किसने लिखी है बुक, कौन उसका वो है, मतलब बुक के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आप बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में देख पाते हो। और जो फुल टेक्स्ट होती है उसमें पूरी की पूरी बुक एक्सेस कर पाते हो। तो फुल टेक्स्ट सर्च यानी कि किसी भी बुक को फुल टेक्स्ट सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेविगेशन, यूजर इन डी स्पेस फाइंड देयर वे ऑफ रिलेवेंट कंटेंट थ्रू सर्चिंग। ठीक है, सर्च कर सकता है, ब्राउज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख दोगे, इसमें से जितना आप कर सकते हो उतना आप लिख लो। 5 नंबर के लिए आप एक नोट्स बना लो, आपको लगे कि हाँ 5 नंबर के लिए इतना काफी है, बस उतना छोड़ दो। इतने सारे ऑप्शंस हैं, 5 नंबर में लिखना होता है, थोड़ा सा आप निकाल लो। बहुत बहुत। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। हम्म, हाँ हो जाएगा। मेटा डाटा मैनेजमेंट, डीबीएमएस जो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसके अंदर आप जो भी डाटाबेसेस होते हैं उनको मैनेज कर पाते हो। ठीक है, तो इसको पढ़ना तो पड़ेगा, इतना ही याद है। देखो, जो याद करने की बात होगी, की पॉइंट होंगे, तो अब तो हम लोग वो चीज़ याद रखते हैं ना जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे डीएसएसबी और इन सारी चीज़ों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। उससे ज़्यादा जो अदर बदर कहानी होती हैं वो उतना हम याद नहीं रखते हैं। तो इतना ही मुझे पता है कि आरडीबीएमएस जो होती है और ये डीबीएमएस जो होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसके थ्रू जो भी डाटाबेस होती हैं उनको बेसिकली मैनेज किया जाता है। उससे ज़्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं ये बोलूँगी आपको, देखो अगर आपको आसान लगता है, ठीक है, ये तो कर ही लेना, डी स्पेस और जीएसटीएल के 5 नंबर के नोट्स आप बना लेना। ठीक है,
जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनके ऊपर बस, GSDL और DBMS, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, डी स्पेस, ठीक है। इनके नोट्स आप बना लेना, 5-5 नंबर के। बाकी आप अगर छोड़ना चाहो ब्लॉक 2 तो छोड़ देना, क्योंकि ब्लॉक 2 में अभी अच्छे से करके नहीं गई थी। तो ब्लॉक 2 में अगर बस ये है कि उनका जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसके आप 5 नंबर के नोट्स अपने हिसाब से तैयार कर लेना। अब कॉपी में लिखोगे आपको पता चल जाएगा कि 1.5 पेज कितने में कंप्लीट हो जाएगा। तो 1.5 पेज के अकॉर्डिंग आप बना लेना, और उसके बाद बाकी चीजें छोड़ देना। ब्लॉक 1 अच्छे से कर लेना, ठीक है।